तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में बहुत उदास बैठा होता है। वो पिछले कई सालों से चाह रहे थे कि उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। जब उन दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। वो कहते हैं कि शायद वो किसी सदमे की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उन्हें ट्रेस को छोड़कर खुश रहने की सलाह देता है। लेकिन खुशी तो उनकी जिंदगी से जैसे रूठ सी गई थी। रात को जब वो एलेक्स से कहती है कि क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले ले, और उसको एक अनाथ आश्रम का कार्ड भी दिखाती है जिसे हॉस्पिटल में कोई इसके पास रख कर चला गया था। इसके लिए वो तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी दूसरे के बच्चे को शायद वो इतना प्यार ना कर पाए। लेकिन जब जुबी की खुशी की बात आती है तो वो अगले दिन उसे लेकर अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद वो आश्रम के इंचार्ज मिसेस लैंड से मिलते हैं, जो उनसे पूछती है कि क्या उनका कोई और भी बच्चा है। ये सवाल सुनकर वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर जुबी बताती है कि एक एक्सीडेंट की बात से वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है। ये कहते हुए वह रोने लगती है, इसलिए मिसेस लैंग उससे एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा नहीं पूछती। अब वो उन्हें अपने आश्रम घुमाने लगती है तो जुबी की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने किसी सेल्समैन के जैसे सूट पहन रखा था और सर पर हैट थी। रूबी को देखकर वो उसके तरफ मुस्कुराने लगता है। मिसेस कहती है कि उनके सारे बच्चे बहुत ही स्पेशल है और वो उन्हें स्पेशल घरों में ही भेजते हैं, इसलिए वो कहती है कि गोद लेने की प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं तो वही बच्चा खिड़की से जूबी की तरफ देखकर फिर से अपने काम पर चले जाते हैं। एलेक्स खिलौने बनाने वाले कंपनी का मालिक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके खिलौने की डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे बैंक से लोन लेकर फैक्ट्री को चला रहा था और बड़ी मुश्किलों से अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी दे पा रहा था। रूबी भी अपना एक बुक स्टोर चलाती है और उसने खुद भी बच्चों के लिए कई किताबें लिखी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से उसने किताबें लिखना छोड़ ही दिया। आज वह जल्दी स्टोर बंद करके घर आती है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है तो वो दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वही लड़का होता है जो अनाथ आश्रम में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपना नाम बताता है और उसके हाथ में एक फॉर्म पकड़वा कर कहता है कि आश्रम वालों ने उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है और मिसेस लाइन ने उसे उनका बेटा बनाकर यहाँ रहने के लिए भेजा है। उसे भी वो लड़का बहुत ही अजीब लग रहा होता है और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वो एलेक्स को फोन करके घर पे बुला लेती है। वो उसे बताती है कि उसने अनाथ आश्रम में फोन किया था, लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया, इसीलिए अब वो सच्चाई जानने के लिए उसे साथ लेकर अनाथ आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में इलाई अलग से उसकी बिजनेस और देश में चल रही आर्थिक मंदी के बारे में बात करने लगता है तो वो हैरान रह जाता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात उन दोनों को बहुत प्यारी लगती है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक पाते हैं। अब वो अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो एक इमरजेंसी मेडिकल वैन में किसी को ले जा रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग अचानक बीमार पड़ गई है। अब अनाथ आश्रम की अकाउंटेंट जेन वो फॉर्म देखती है तो उससे वो कंप्लीट लगता है। वो इसे लेकर रख लेती है और कहती है कि मिसेस लैंग के ठीक होते ही वो उनसे कांटेक्ट करेगी, तब तक वो चाहे तो इसे अपने साथ रख सकती है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसकी बात मानकर वो उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन वो इसके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था। रास्ते में जब वो दोनों कोई बात नहीं करते तो उनकी इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में बज रहे गाने के साथ साथ खुद भी गाना गाने लगता है और उन दोनों से भी अपने साथ गाने को कहता है। ये देखकर वो अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती और उसकी खुशी के लिए वो भी गाना गाना शुरू करता है, क्योंकि आज कई सालों के बाद वो इतनी खुश दिख रही थी। रात को जब वो उसकी बैग खोल कर देखती है तो इस समय उसका सूट और टाई बहुत ही तरीके से रखे हुए होते हैं। उसे समझ आने लगता है कि कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। उसके मुंह से इतनी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसे हंसी आती है तो वो हंसते हुए एलेक्स को बताने लगती है, लेकिन जब वह सोने का बहाना बनाता है तो वो समझ जाती है कि वो एलेक्स को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और फिर वो भी उदास होकर बाहर बैठ जाती है। जब उसे इतनी गहरी उदासी में देखता है तो वो किताबों की अलमारी में से एक मोटी सी किताब निकाल कर लाता है
है और उससे इसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। वो इस किताब को तो नहीं, लेकिन उससे बच्चों की कहानी वाली एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब सुनाते हुए वो उससे आज रात को अपने पास सोने के लिए कहता है, तो वो फर्श पर ही उसके साथ सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो इलाही टकटकी लगाकर उसे ही देख रहा होता है। वो उसे बताता है कि एलेक्स आज बहुत ही जल्दी काम पर चला गया है, लेकिन असल में वह कुछ लोन लेने के लिए गया होता है, क्योंकि उसने पिछले 2 महीनों से अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं दी थी। लेकिन एलेक्स ने पहले से ही काफी सारा लोन ले रखा था, इसलिए बैंक उससे लोन देने से मना कर देती है। अब वो फैक्ट्री पहुंचकर जैसे तैसे अपने वर्कर्स को समझा देता है, पर वो उसे एक दरवाजे के बारे में पूछता है जो हमेशा बंद रहता था। तो उसे वो बताती है कि ये एक बेडरूम है, लेकिन इसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अब वो दोनों पास के एक गार्डन में घूमने जाते हैं, तो वहाँ भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी उनसे बात करने लगता है और अपना नाम पोर्स बताता है। उसकी अजीब बातें सुनकर वो हंसने लगती है, तो वो उससे कुछ छुट्टे पैसे मांग लेता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे एक तारीख बताता है जो होती है 15 मई 2007। यह सुनकर वो कहती है कि उसे ये सब कैसे पता। तो आदमी उसे कहता है कि उसे सब पता है, क्योंकि वो यही आसपास घूमता रहता है। यह कहकर वह चला जाता है और वो हैरानी से उसे देखती रह जाती है। लेकिन 15 मई 2007 को क्या हुआ था, ये राज आज भी राज ही रहता है। अगले दिन फैक्ट्री में सैलरी न मिलने पर वर्कर्स नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं और सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर्स ही उसके कहने पर रुकता है। इस परेशानी में एलेक्स ने जूबी को फोन करके बुला लिया था और वो इलाई को भी साथ लेकर यहाँ आती है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि एलेक्स ने उसे बिना बताए अपना मकान गिरवी रख दिया था, तो वो फिर उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में घर से चली जाती है। घर पर वो इलाई से स्कूल जाने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वह उससे एलेक्स के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करना चाहता है, जो कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसके किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसे सवालों को सुनकर पहले तो वो हंसती रहती है। वो उसे बताने लगती है कि वो दोनों हाई स्कूल से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और पहले वो बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे याद नहीं कि उन्होंने साथ में अच्छा वक्त कब बिताया था। अगले दिन वो उसे स्कूल छोड़ देती है, लेकिन जहाँ उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। एलेक्स उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वापस स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब इलाई उसे डैड कहकर बुलाता है, तो वो उसे सख्ती से डैड की जगह सिर्फ एलेक्स कहने को कहता है, लेकिन जाते हुए जब वो उसके खिलौनों की तारीफ करता है तो फिर वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। इसके बाद वह घर पहुंचते हैं तो उन दोनों को ही जूबी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय कुछ चाइनीज खाना लेकर आ जाता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये खाना इलाई ने ऑर्डर किया था, तो फिर वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह वो भी उसे पसंद करने लगा था। रात को सोने से पहले जब जूबी देखती है कि इलाई उस बंद पड़े बेडरूम से बाहर निकल रहा होता है, तो उसे डांटते हुए फिर कभी भी उस बेडरूम में जाने से साफ इनकार कर देती है। अब आधी रात को इलाई चुपके से घर से निकलकर पास के उस गार्डन में पहुंच जाता है और बेंच पर सोए हुए मिस्टर स्पोर्ट को उठाकर उनसे बातें करने लगता है। स्पोर्ट्स उससे उसकी नई फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसे रोज रोज स्कूल जाना पसंद नहीं है। स्पोर्ट्स उससे कहते हैं कि उसे दिन दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने एक बिजनेसमैन आता है जो उसकी फैक्ट्री का माल खरीदता था, लेकिन यहाँ वो कहने आया था कि अब से वो उसका माल नहीं खरीद सकता, क्योंकि इस मंदी के दौर में उसके पुराने मॉडल वाले खिलौने नहीं बिक पा रहे हैं। वो अपनी फैक्ट्री को बेचने वाला था, तो उसके पास आकर उसे एक नया आइडिया बताता है। एलेक्स बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसने काफी सारा पैसा लगाकर फैक्ट्री में खिलौने का एक बड़ा स्टॉक जमा कर रखा था, लेकिन अगर इन खिलौनों को कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज वो अपने फादर की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री को वो 50 साल पहले उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था, उसने पिछले कुछ सालों में ही उसे बर्बाद कर दिया था। उसकी ये सारी बातें मिस्टर स्पोर्ट उसके पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। वो उसके पास आकर उसे कब्र पर खिले हुए गुलाब के फूल को दिखाकर वहां से चला जाता है, लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वो उससे क्या कहना चाहता था, इसलिए वो हार मानने की बजाय एक बार
फिर से मुसीबत से निकलने की कोशिश में लग जाता है और अब वो इलाई को भी फैक्ट्री में आने से मना नहीं करता। एक दिन वो उससे उसके ऑफिस में लगे हुए एक पोस्टर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे बताता है कि ये एक जगह है जहाँ वो कुछ साल पहले जाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे वहां जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब वो उसे अपनी फैक्ट्री में बने खिलौने दिखाने लगता है और कहता है कि किसी जमाने में ये सारे खिलौने बहुत फेमस थे, लेकिन आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने आने से उनके खिलौनों की डिमांड कम हो गई है। इलाही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर खुश होकर वो उसके पसंद की एक रशियन डॉल देता है जिसके अंदर 5 और डॉल होती है। अगले दिन से झूठ बोलकर एलेक्स आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाने वाला है और वो उसे साथ लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में एलेक्स उन्हें ऑफिस की डेस्क पर सोया हुआ मिलता है, इसीलिए आज वो काम का बहाना भी नहीं बना पाता और उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन इलाही अभी तक उन्हें ये नहीं बताता कि वो आज कहाँ जा रहे हैं। वो ऑनलाइन मैप पे देखकर रास्ता बताता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर उन्हें एहसास होता है तो उन्हें कहीं और नहीं बल्कि जिसके बारे में कल उसने उसे बताया था। तो इस मूवी का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो अब मिलते हैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाके वॉच करिए। सो मिलते हैं जल्दी।